अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सुनाए। शुक्र अल्लाह का। आज जो सारे फिर क्लास स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट तक। जब तक बताओ लास्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को ना समझ आई हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो। नो मैम। समझ आ रही है मेरी बात की सारों को? यस मैम। चलो ठीक है, यस गुड। मैम। जहाँ पे ना समझ आया करे पूछ लिया करो, आगे जाने से पहले हम लोग बेसिक अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं क्लास में हर चीज़ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, हर चीज़ आप पूछो मुझसे क्या है कैसे, लेकिन आई वांट गुड रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझसे 10 दफ़ा पूछो मैं बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे से ब्लंडर मारे ना वाइवा के अंदर और एग्जाम्स के अंदर कि बेसिक चीज़ें इतने उल्टी पुल्टी जवाब दे रहे होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है, इन्हें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पता, जो बेसिक आपको कह सकते हैं ना कि जो आपको अधिक वे नहीं पता, ठीक है, वो जब मेरे सामने ब्लेंडर मारते हैं ना तो मेरा दिल करता है जो उसने मार्क्स लिए ना वो भी इसको ज़ीरो कर दूँ। ठीक है, तो आप मुझसे 1000 दफ़ा पूछो चीज़ें और मैं बताऊँ अपना बेसिक चीज़ आप क्लियर रखो, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही बार बार पूछो, लेकिन इस तरह के ब्लंडर्स नहीं मारने कि आप लोगों को यही नहीं पता कि बेसिक चीज़ क्या है। इतना पढ़ पढ़ के एंड में आके पूरा लेक्चर यस हम सब समझ आ रहा है, जब बेसिक चीज़ पूछो तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, ओके मैम। लास्ट लेक्चर तो वैसे भी आप लोगों ने सारा पहले पढ़ा हुआ था, तो कुछ चीज़ें बस मैंने उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन की थी कि अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोग किस तरह उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, कई लोगों ने तो मुझे मेरे ख्याल है देखा होगा, कई ने नहीं देखा होगा। देखा हुआ मुझे, मिले हुए मुझसे? नो मैम। हाँ, आप लोग तो सारे ऑनलाइन ही हैं। कभी यूनिवर्सिटी आके भी चक्कर नहीं लगा? यूनिवर्सिटी आए हुए हैं पर आपको नहीं देखा, मतलब ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा है, आई एम जस्ट वेटिंग कि सब आ जाए। अभी तक सब नींद में है, कोई भी नहीं आया। चलो आज कैमरे के साथ करते हैं, समझ आएगी आपको। लो जी, कैमरा नहीं सेट हो रहा। चलो स्टार्ट करें क्लास। यस यस मैम। मैम। मैम
अच्छा जी, टुडेज टॉपिक इज सोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी कि हमें अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा प्रिंसिपल है, कोई बताएगा मुझे? पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है? मैम पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी जो बॉडी में जाते हैं तो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। For definition, when an electric current is converting into mechanical energy and mechanical energy is converting into electrical energy, ठीक है? प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह डिफाइन करनी है मुझे, ठीक है? ये तो हो गया। व्हाट इज पल्स एको प्रिंसिपल? मैम जब वो हमारे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होके बैक टू हमारे जो भी है उसमें आती है मॉनिटर में, तो वो इको की फॉर्म में आती है, तो वो तब पल्स इको पल्स की फॉर्म में जाती है और इको की फॉर्म में वापस आती है। दिस इज द आंसर। पल्स की फॉर्म में जाएगी और इको की फॉर्म में रिटर्न होगी। दैट मीन्स कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो वाला जो था ना, उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं तो दोनों सेम ही अगर समझना चाहो, बट अगर डिफाइन करो तो व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू mechanical energy due to the vibration of piezoelectric crystals, and return the mechanical energy is converting into electrical energy to form an image. This is known as piezoelectric principle. ठीक है? क्योंकि piezoelectric, अगर पूछूं what is pulse echo, a pulse is generated and transmitted into the body and in returning back according to the body density. जिस तरह की body density है उस तरह से वहां से strike back होके हमारे पास आएगी. Some organs are thicker, some are harder, some are liquid. So according to the body organ density, the waves are reflected back in the form of echoes. ठीक है? This principle is known as pulse echo principle. One is transmitting and the other is returning in the form of echoes according to the densities of different organs. आगे बात समझ? इस तरह आप लोगों ने Yes, ma'am. अगर मैं ये दोनों क्वेश्चन पूछूं आप जिस तरह ये कर रहे हो ना तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है? इसलिए साथ साथ अच्छे अच्छे से समझो। अच्छा, और हमने उसमें क्या पढ़ा था? मैम ये रिपीट कर दें जो आपने दो क्वेश्चन बताए प्लीज। क्वेश्चन ये कौन बोला है? मैम अब्दुल हनान हनान। अच्छा, मैंने अभी आप लास्ट लेक्चर में दो प्रिंसिपल्स बताए थे। वन इज द पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल एंड द अदर वन इज द पल्स एको प्रिंसिपल। दोनों ही सेम है हमारे पास, लेकिन वन इज पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल को कैसे हम लोग पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल कहते थे? बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम मशीन ऑन करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है आगे जाके हमारे क्रिस्टल्स लगे होते हैं प्रोब के अंदर, जिसको पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं, उसको वाइब्रेट करेगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगी, पहले वर्डिंग में। उनको वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस, पहले इलेक्ट्रिकल थी और वाइब्रेशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। उन वाइब्रेशन से हमारे पास जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो बॉडी के अंदर जाएंगी, ट्रांसमिट होंगी। जब गई, ठीक है, वो डिफरेंट बॉडीज जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ हमारे पास थिकर हैं, कोई जो है हमारे पास हार्डर है, उनकी अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी। ठीक है, जो हार्डर स्ट्रक्चर्स होंगे उससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। जो लिक्विड या फ्लूइड फील्ड, जिसको एनएक्विक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, वो हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से कोई एकोस प्रोड्यूस नहीं होगी। इस वजह से वो इमेज इस तरह का नजर आएगा, इस तरह का मैंने बताया था, हाइपो, हाइपर और आइसो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी अपीयरेंस की। अच्छा, जब वो रिटर्न होके वापस आ रहा है, एकोस जब रिटर्न होके वापस आएगा, दोबारा वो उस प्रोब के अंदर क्रिस्टल्स को वाइब्रेट करेगा। अब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीटर में जाएगा और हमें नजर आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इन रिटर्न मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इज नोन एज पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल है उसका। और पल्स एको प्रिंसिपल क्या है? पल्स गई, ट्रांसमिट हुई बॉडी में, और एकोस हमारे पास रिटर्न बैक हुई। So the pulse is transmitting into the body and reflecting back according to the density of the organ. ठीक है, तो in the form of echoes is known as pulse echo principle. दोनों का फर्क समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। आ गया। ठीक है, बाकी हम लोगों ने बेसिक सी चीजें पढ़ी थी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन ज्यादा होगी और रेजोल्यूशन उसकी कम होगी।
कम होगी, ठीक है। इसी तरह जो हाई फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, वो पेनिट्रेशन उसकी कम होगी। पेनिट्रेशन कम होने की वजह से उसके अंदर रेजोल्यूशन बेहतर होगी, और वो हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए करते हैं क्योंकि हम पेनिट्रेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। वेवलेंथ्स का पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। इंटरैक्शंस मैंने बताए थे कुछ, व्हाट आर द इंटरैक्शन। साउंड वेव जब आपकी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो 4 तरीकों से करेंगे। नंबर 1 है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, नंबर 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और क्या होंगे? ट्रांसमिशन थी, एटेन्युएशन ट्रांसमिशन होगी, स्कैटरिंग, एटेन्यूएशन। ट्रांसमिट हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एटेन्युएशन का क्या मतलब है? एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने इंटरैक्शंस कुछ पढ़ी थी, ठीक है। ये हमने रिवाइज कर लिया लास्ट लेक्चर। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब क्योंकि हम लोगों ने रीजनल अल्ट्रासाउंड पढ़ना है ना, तो रीजन, अब ये बेसिक चीज़ें तो हमने सारी अब बार बार तो नहीं ना करेंगे, अब हम लोगों ने ये रट लिया हुआ है पूरा सेमेस्टर बेसिक्स का। अब हम लोग इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। आपने स्कैन करना है, आपके पास पेशेंट है। अब आप आ जाओ प्रैक्टिकल काम की तरफ, ठीक है। हर ऑर्गन का आपने स्कैन करना है, हर रीजन का आपने स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन जब करोगे ना, कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि स्कैन करते हुए ये चीज़ें आपने माइंड में होंगी तो ही आप रिपोर्ट कर सकोगे, या रिपोर्टिंग पैटर्न जो हमारे पास पता है कि हम ये चीज़ें देखनी है। वो सोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि सोनोग्राफिकली इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम यूं बातें तो अपने वर्डिंग में कर रहे हैं ना, वो ब्लैक होता है, वो वाइट होता है, बट हम लोग जब रिपोर्ट करेंगे, या आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो आप घर में जाके ना अल्ट्रासाउंड किसी न किसी का तो हुआ ही होगा, ठीक है। किसी का एब्डोमेन का, किसी का किडनी का, किसी का कुछ, किसी का कोई अल्ट्रासाउंड पड़ा होगा ना, वो आप लोगों ने आज जाके ना आज देखना है, उसको पढ़ना है। आज जब मैं जो बातें आपको इसमें बताऊंगी ना, वो आपको सारी क्लियर हो जाएगी। अब आपको रिपोर्ट पढ़नी आ जाएगी कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो क्या रहा है, ओके। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी किस किस ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है, और उसमें वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। कुछ वर्ड्स हम लोग इस तरह बात कर रहे हैं ना, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं, वो उनकी अपीयरेंस हो गई। अब अपीयरेंस हम अल्ट्रासोनोग्राफिकली क्या कहते हैं उसको, वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कुछ की एकोजेनेसिटीज बताते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम इसलिए कवर करेंगे कि हमने रिपोर्ट लिखनी है। हम रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आओ 1 बाय 1 देखते हैं हम इसको। अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट्स होती क्या है? वी हैव टू डॉक्यूमेंट द एग्जाम विच वी आर परफॉर्मिंग। फाइंडिंग्स देखते हैं, इंप्रेशंस लिखने हैं हम लोगों ने। एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड एक्सपीडिएट्स एप्रोप्रिएट पेशेंट केयर, ठीक। ये फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद करने, 1 2 3 4 5 6 7 याद कर लो, रट लो कि आपके दिमाग में ये वाले फीचर्स होंगे तो आप रिपोर्ट कर सकोगे। इसका मतलब है कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड करने बैठो, आपने प्रोब पकड़ी, पेशेंट के ऊपर रखी, आपने लिवर का अल्ट्रासाउंड करना है। अब लिवर का अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपको ये 7 चीज़ें जहन में होंगी कि हमने ये चीज़ें देखनी हैं। अगर ये 7 चीज़ें देख ली हैं तो आपकी रिपोर्ट पूरी हो गई। ये नहीं कि आप प्रोब रखिए, अब आपको यही नहीं पता देखना क्या क्या था। नंबर 1 देखना तो लिवर ही है, लिवर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके हमने रिपोर्ट में लिखनी है। नंबर 1 एकोजेनेसिटी। प्रोब रखते साथ ही आप एकोजेनेसिटी बताओगे। एकोजेनेसिटी क्या है? क्या एकोज हाइपर एक्वेक है, आइसो एक्वेक है, हाइपो एक्वेक है या एन एक्वेक है? ये एकोजेनेसिटीज है ना, कितनी एकोज वापस आ रही है और उसकी अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। तो एकोजेनेसिटी आपने बतानी है कि उसकी एकोजेनेसिटी ब्राइट है, उसकी एकोजेनेसिटी ब्लैक है, उसकी एकोजेनेसिटी ग्रे है, ठीक है। बीइंग एन इमेजिंग, आप लोगों ने देखना है ना, इमेजिंग वालों का क्या काम होता है? देखना। जितना अच्छा आपका वो क्या कहते हैं ना, देखने की सेंस होगी ना, उतना अच्छा आप जो है ना अपनी फील्ड में बेस्ट हो, ठीक है। तो आप क्या करना है, सबसे पहला अगर आपने स्कैन करना है तो व्हाट जो पहला पॉइंट है वो क्या है? एकोजेनेसिटी। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे अभी हम 1 बाय 1 आगे, आज हमने ये 7 चीजें ही पढ़नी है, छोटा सा लेक्चर है बस, ठीक। नंबर 3 टेक्सचर कैसा है उसका, ठीक है। इनको ये सारी चीजें पहले अपने ज़हन में रखनी है। फिर हम लोग इन चीजों को डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कि इसका टेक्सचर इस तरह का था या इस तरह का था, वो आगे मैं बताती हूँ। पैटर्न कैसा था, लोकेशन कैसी थी, कौन से, अगर कोई चीज़ नज़र आ गई है, कोई लीजन है, कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई हमने बताना है, जिस तरह लिवर के अंदर कोई लीजन हमें नज़र आ गया, कोई कैंसरस लीजन नज़र आ रहा है, तो हमने उसको लोकेट करना है। किस तरह? लिवर के इतने सेगमेंट्स होते हैं, तो हमने देख लिया सेगमेंट 2 में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। सेगमेंट 4 के अंदर हमें हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद लोकेशन, किस जगह लोकेट कर रही है, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स या कोई भी चीज़ नज़र आ रही है तो उसके हम करीब कर दें, नियर टू गॉल ब्लैडर, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन बता दी हमने उसकी कि इस जगह पे है, इस सेगमेंट के अंदर है ये चीज़।
ठीक, ये बता दी। फिर हमने उसका साइज या शेप बतानी है, ठीक है। इर्रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप है, राउंड शेप का कोई लीजन है, साइज कितना है उसको मेजर कर लिया हमने अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर कि 2 mm का इतना सा हम लोगों को कोई लीजन नजर आया, 2 सेंटीमीटर का राउंड सा स्ट्रक्चर नजर आया है वहाँ पे, ठीक है। और नंबर बताने, अगर एक लीजन है तो उसको वो डिफाइन करना है, मोर देन 1 है तो हमने वो नंबर बतानी है। ये फीचर्स हैं जो कि आपको हर रिपोर्ट के अंदर पता होने चाहिए कि जब भी हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़नी है या फिर रिपोर्ट करना है या फिर हम लोगों ने स्कैन करना है, तो ये फीचर्स आप लोगों ने देखने होते हैं फॉर एवरी ऑर्गन। रीजनल है ना, तो हर ऑर्गन का जब हम स्कैन करेंगे ना, अब इनको हम 1 by 1 पढ़ते हैं। नंबर 1, एकोजेनेसिटी। व्हाट इज एकोजेनेसिटी? इट रेफर्स टू द एम्पलीट्यूड लेवल ऑफ द रिटर्निंग एको। मैं बार बार बता चुकी हूँ ना कि जो एकोज जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा हम उसको वो ब्राइट स्ट्रक्चर्स होंगे, वो कहलाते हैं हाइपर इक्विक। एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जितनी ज्यादा एकोज उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, ठीक। तो अगर एकोजेनेसिटी की मैं डेफिनेशन पूछूं, व्हाट इज एकोजेनेसिटी, तो यू शुड नो इट रेफर्स टू द एम्पलीट्यूड लेवल ऑफ द रिटर्निंग एको। जितनी एकोज हम लोगों को रिटर्न बैक होके आ रही हैं उसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? एकोजेनेसिटी। वो आगे ब्राइटनेस बताती है, जितनी ज्यादा एकोजेनेसिटी उतनी ज्यादा ब्राइटर इमेज। जितना कम एकोजेनेसिटी, एकोजेनेसिटी का क्या मतलब है? कम एकोज ही कम आ रहे हैं हमारे पास। जितनी ज्यादा एकोजेनेसिटी मतलब एकोज ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा एकोज आ रहे हैं तो ब्राइटर स्ट्रक्चर्स, कम आ रहे हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ही नहीं आ रहे, एन एब्सेंट ब्लैक, ठीक। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने इसमें डिफाइन कर दी। नंबर 1 इज एकोजेनिक या हाइपर इक्विक, इसको कहते हैं, एकोस प्रोड्यूसिंग होते हैं और ये ब्राइट नजर आते हैं। एक्ोपेनिक या हाइपो इक्विक, जो ग्रे ग्रे से नजर आते हैं। एक्ोपुअर होते हैं और लो या डार्कर्स होते हैं। नंबर 3 ही एन इक्विक, कोई एकोस नहीं प्रोड्यूस हुए और वो हमारे पास ब्लैक होते हैं। एग्जाम्पल तीनों की मैंने लास्ट टाइम पूछी थी, एक एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे दो, और अगर ये मैं क्वेश्चन पूछती हूँ डिफाइन एकोजेनेसिटी एंड उसके जो रिलेटेड हमारे पास टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स बता दो एंड एग्जाम्पल। 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नंबर 1, अब जो जो नंबर इस तरह होते हैं, नंबर इस तरह मिलते हैं कि आपने जो चीज पूछी है वो तीनों डिफाइन की है। अगर मैं पूछूं डिफाइन एकोजेनेसिटी, इट्स टाइप एंड एग्जाम्पल, 2 2 2, अगर मैं 6 नंबर रखूं तो 2 नंबर उसके डेफिनेशन के हो गए, ठीक है। व्हाट इज एकोजेनेसिटी, 2 नंबर उसकी टाइप की हो गई, 3 टाइप्स, एकोजेनिक, हाइपर इक्विक, हाइपो इक्विक या एन इक्विक। एग्जांपल्स दे दो, 1 एबनॉर्मल एंड 1 नॉर्मल। हाइपर इक्विक बोन नॉर्मल, एबनॉर्मल स्टोन। हाइपो इक्विक कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गन सॉफ्ट स्ट्रक्चर। क्या लिवर हो गया, लिवर स्प्लीन हो गई, स्प्लीन हो गई, पैंक्रियाज, जो भी टेक्सचर जिसका सॉफ्ट सा होता है हो गया। एनेक्विक ब्लैक, एयर हो सकते हैं, कोई ब्लड लिक्विड हो हो सकता है सकता है। मैम, नॉर्मल जो होता है, सिस्ट होती है जो एबनॉर्मल होती है। फ्लूइड हो गया, यूरिन हो गया, ब्लैडर अगर देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर ब्लैक पूरा यूरिन हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल। अगर एबनॉर्मल देखनी है तो कहीं पे सिस्ट कोई सिस्ट आ सकती एसाइटिस, ठीक है, पेट के अंदर पानी पड़ा हुआ है इतना ज्यादा, वाटर है ना, तो वो ब्लैक नजर आएगा। तो 1 एग्जांपल इज फॉर ईच टाइप। अब ये इन्होंने दिया हुआ है, कूपर्स लिगामेंट आर मोर एकोजेनिक देन द नॉर्मल ग्लैंडुलर टिश्यू। अब एकोजेनेसिटी को जब भी हमने अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिफाइन करना है ना, तो हम एकोजेनेसिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं, डैड इज मोर एकोजेनिक देन डैड। क्या मतलब हो गया कि उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है ना, हमने उनको डिफाइन करना है। अब इसके अंदर हमने ब्रेस्ट का जो है वो अल्ट्रासाउंड किया था, उसके अंदर कूपर्स लिगामेंट होते हैं। उन्होंने इस तरह रिपोर्ट में लिख दिया, कूपर लिगामेंट आर मोर एकोजेनिक देन द नॉर्मल ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू उसके सराउंडिंग में है, उन्होंने उसके साथ उसको कंपेयर कर दिया है और यूं कहा है कि डैट इज एकोजेनिक, मीन्स के जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो हमारे पास ग्रे है, और जो हमारे पास लिगामेंट है, कूपर्स लिगामेंट है, दे आर ब्राइटर, दे आर मोर एकोजेनिक, ठीक है। The retromammary fat is less echogenic than the dense fibroblasts. अब less echogenic and more echogenic का डिफरेंस पता चल गया जब भी हमने रिपोर्ट में डिफाइन करना है, तो एकोजेनेसिटी अगर हमने एक चीज की दूसरे के साथ कंपेयर करके बतानी है, ठीक है। नंबर 2, Yes. अब ये एनेक्विक ब्रेस्ट मैस है, देख रहे हो? यस मैम। अब मैंने आप लोगों ने जर्नल में पढ़ा होगा कि व्हाट इज एक्वेस्टिक शैडोइंग या एक्वेस्टिक एनहांसमेंट, पढ़ा था? यस मैम, पढ़ा।
ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर से एक्वस प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसका मतलब है उसके अंदर एक्वस पास हो गई हैं। ये पास होने का मतलब ये है कि उसके पीछे जो ब्राइट लाइन जा रही है ना, ये एक्वस जा रही हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर जिनके अंदर से जो एक्वस हैं वो पास हो जाती हैं और रिटर्न बैक नहीं होती हैं, वो स्ट्रक्चर एनएक्वेट कहलाता है। दैट मीन्स कोई एक्वस नहीं आई हैं और उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो ब्लैक नजर आते हैं। और सबसे मेन जो उनका पॉइंट है, उसके पीछे पोस्टीरियर शैडोइंग होती है। हर फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर के पीछे शैडोइंग होगी, ओके। और हर सॉलिड स्ट्रक्चर के गलत बोल दिया, हर फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर के पीछे एनहांसमेंट होगी या एनहांसमेंट हुई है, ठीक है। और हर फ्लूइड जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, बोन हो गई, स्टोन हो गया, उसके पीछे हमारे पास Shadowing. शैडो जो बताता है वो हार्ड स्ट्रक्चर्स के पीछे होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने जब हम गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे ना, एक एग्जांपल इस टाइम इसलिए दे रही हूँ, उस वक्त भी पढ़ेंगे हम। गॉल ब्लैडर के अंदर आपको छोटा सा एक गोल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वाइट कलर का। आप रिपोर्ट में लिखोगे कि अब समझ नहीं आ रही कि ये स्टोन है या पॉलिप है। पॉलिप क्या होता है, एक छोटा सा मैस ही होता है, ठीक है, वो इस तरह से वॉल के साथ अटैच होता है। अब समझ नहीं आ रही है तो ये भी वाइट है, वो भी वाइट है, छोटा सा गोल सा है जिस तरह का स्टोन होता है, लेकिन क्या है जो आप डिफ्रेंशिएट करो वो ये कि हार्ड होता है ना, तो उसके पीछे आपको शैडो नजर आएगा, पॉलिप के पीछे शैडो नहीं नजर आएगा, ठीक है। जो जितने भी हार्डर स्ट्रक्चर्स है ना, उनके पीछे आपको शैडोइंग नजर आएगी। दैट कंफर्म्स दैट इज द हार्डर स्ट्रक्चर है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एनोक्विक स्ट्रक्चर, जिसके पीछे हमारे पास पोस्टीरियर एनहांसमेंट होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्टीरियर एनहांसमेंट एंड पोस्टीरियर शैडोइंग। एक पॉइंट क्लियर हो गया एक्वोजेनिसिटी Yes, का। ma'am. नंबर 2 Yes, ma'am. करेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमने कि वो क्या उसका टिश्यू की करेक्टरिस्टिक है, या वो सिस्ट होगी, या वो बिल्कुल सॉलिड होगा, या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है कि अब आपने वन बाय वन रिपोर्ट करते हुए आगे आगे साथ साथ ये भी जेन में बिठाई रहो, क्योंकि आप साथ साथ अल्ट्रासाउंड कर रहे हो। लिवर का अल्ट्रासाउंड से एग्जांपल ले लेते हैं। लिवर का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, हाँ जी, आपने स्कैन किया, आप साथ साथ अपने बंदे को जो भी बैठा है उसको कह रहे हो द एक्वोजेनिसिटी इज हाइपोइक्विक, ओके, उसने लिख दिया कि आपने एक्वोजेनिसिटी देख ली है, हाइपोइक्विक है, ठीक है। ठीक है, आपको उसके अंदर एक लीजन नजर आया है, ठीक है, साथ ही लिख दो उसका करेक्टरिस्टिक क्या है उस लीजन का, आया वो सिस्टिक है, आया वो सॉलिड है, या वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर भी होता है, उसमें सिस्टिक मिक्स सा होता है, ठीक है। जब एक लीजन नेक्रोज होना शुरू हो जाता है ना, नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, आपको पता है कि वो सेंटर से पहले हार्ड होना शुरू होगा, या सेंटर से उसके अंदर से फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, फिर वो पूरा नेक्रोज होना शुरू हो जाएगा। तो वो लीजन आधा लिक्विड होगा और आधा सॉलिड सा होगा। तो these lesions are the complex structure जिसके अंदर सॉलिड और जो हमारे पास सिस्टिक लीजन है वो दोनों हमें नजर आते हैं। तो आपने ये रिपोर्ट कर दिया, द लीजन इज फाउंड कॉम्प्लेक्स, द लीजन इज फाउंड सिस्टिक या सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ अ सिस्ट अभी मैंने पीछे बताया, 4 पॉइंट होने चाहिए। नो इंटरनल एक्वस, मतलब कि ब्लैक नजर आना चाहिए। नंबर 2, राउंड स्मूथ बॉर्डर, ये सिस्ट की क्या कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, क्राइटेरिया है। जब मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सिस्ट के क्या क्राइटेरिया है, तो यू शुड नो इट शुड बी एनेक्वेट, नो इंटरनल एक्वस, राउंडेड होने चाहिए, स्मूथ बॉर्डर्स होने चाहिए, थ्रू ट्रांसमिशन जो है वो गुड होनी चाहिए उसकी, क्यों, पीछे पोस्टीरियर एनहांसमेंट होती है। ये 4 पॉइंट्स आपको एक क्राइटेरिया बताते हैं किसके, सिस्ट के। अब बताओ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के क्या क्राइटेरिया होंगे। इसके अंदर बहुत सिस्टिक एंड सॉलिड कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर डेब्रीज, छोटे छोटे से कोई भी डेब्रीज हो सकती हैं या सेप्टेशंस हो सकती हैं, ठीक। सेप्टेशंस क्या होती हैं, इधर मार्कर नहीं पड़ा हुआ, कोई भी उसके अंदर से यूं मतलब एक सिस्ट है गोल सी, उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे व्हाइट कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, दैट मीन्स वो सेप्टास बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, सेप्टेशंस हुई हुई हैं। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अगर बिल्कुल ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो सिंपल सिस्ट है, उसके अंदर कुछ भी नजर आ रहा है ना, डेब्रीज नजर आ रहे हैं, सेप्टेशंस नजर आ रहे हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सॉलिड मैस विद हेमरेजिक और नेक्रोटिक सेंटर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स मैस। मैंने बताया था ना, नेक्रोटिक मैसेज जितने भी होते हैं, नेक्रोज होना शुरू होते हैं तो आधे सॉलिड आधे लिक्विड से होते हैं। जनरली द मोर सॉलिड कंपोनेंट सीन इन अ कॉम्प्लेक्स मैस हायर द सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी। अगर ऐसा लीजन जिसके अंदर लिक्विड भी है और सॉलिड भी स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा है, तो वो मोर जो है ना हमें उसकी तरफ लेकर जा रहा है, मैलिग्नेंसी की तरफ। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना वो ज्यादा सॉलिड होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड होते हैं उसके अंदर,
तो ये क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ब्रेस्ट सिस्ट ये देख रहे हो, ये इसके अंदर सेप्टेशन है। अगर डायग्राम में देखो तो ये पूरी ये सिस्ट इस तरह है, इसके अंदर यहाँ पे सेप्टेशन है, यहाँ पे वाइट कलर की सेप्टास बने हुए हैं, पार्टीशन सी कर रही है, लेकिन ये पूरी सिस्ट एक ही है, ठीक है। पीछे पोस्टीरियर एनहांसमेंट नजर आ रही है ब्राइट ब्राइट सी, तो और ये बीच के अंदर इसके अंदर कुछ डेब्रीज नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे वाइट वाइट डॉट्स। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ठीक हो गया। अब आगे दो चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, एक्ोजेनिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स के ये इसकी एक्ोजेनिसिटी है, अगर कोई चीज नजर आ रही है तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताना है, आया वो सिस्ट है, सॉलिड है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। फिर आपने बताना है उसका टेक्सचर कैसा है। लिवर देख रहे हो, लिवर का टेक्सचर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल को तो हम अपनी वर्डिंग में यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज में क्या यूज करेंगे, फाइन है या कोर्स है। अगर तो वो नॉर्मल है, द टिश्यू पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड क्लोज टुगेदर, बिल्कुल स्मूथ सा हमें नजर आ रहा है उसका पैटर्न, उसका टेक्सचर, तो डैट इज फाइन, फाइन टेक्सचर है। अगर वो थोड़ा सा कह सकते हैं ना खुरदरा सा नजर आ रहा है, हमें टिश्यू पार्टिकल्स बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो डैट इज कोर्स, ठीक है। टेक्सचर उसका बता दिया। तो टेक्सचर की दो टर्मिनोलॉजीज हैं, या तो आपने बोलना है फाइन है या कोर्स है, या नॉर्मल है या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल में ये है, ठीक है। हम कुछ वर्डिंग्स तो हमने वर्डिंग वाली यूज कर रहे हैं, आज हम सोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड के अंदर ये वर्ड्स यूज करने हैं फॉर दिस पर्पस। ये देख रहे हो इसके अंदर क्या है, कोर्स, फील हो रहा है ना, ये खुरदरा सा और ऐसे अजीब सा कोर्स, इस तरह का टेक्सचर जो हमें नजर आएगा दैट इज द कोर्स टेक्सचर। और ये देख रहे हो कितना स्मूथ सा ये हमें नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स कैसा इंटैक्ट है, बिल्कुल हमें कहीं पे भी बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं नजर आ रहे हैं, तो दिस इज द फाइन टेक्सचर, ओके। अब आ जाए पैटर्न, या तो वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस भी वही यूनिफॉर्म एक्वस हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक हो गया, और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म एक्वस, ठीक है। अब इनकी हम लोग देख लेते हैं, ये देख रहे हो होमोजीनियस कैसे बिल्कुल एक जैसा है, स्मूथ है, थायराइड। अब ये इमेज आप अगर देख रहे हो, अगर आपको रीड करना आता है अल्ट्रासाउंड, तो आप ये ना थायराइड का स्कैन हुआ हुआ है। थायराइड आपको पता है ना यहाँ पे कहाँ पे होता है, नेक में होता है ना, उसके पोस्टीरियर क्या पड़ा होता है, कोई बताएगा? ट्रेकिया पड़ा होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर जो है वो इस तरह बटरफ्लाई सा जो है हमारे पास थायराइड गर्दन में यहाँ पे होता है, ठीक है, पीछे उसके ट्रेकिया हो गया। तो अगर आप इस इमेज को देखो, ट्रेकिया क्या है, एयर है ना उसके अंदर, तो एयर भी हमें अल्ट्रासाउंड में किस तरह की ब्लैक नजर आती है ना, तो अब आप देखो तो ये पीछे हमारे पास ट्रेकिया है गोल सा, ठीक है, और ये हमारे पास ये थायराइड पड़ा हुआ है, ये एक लोब, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे लोब है, और ये उसके इस्तेमास जिसके जो क्या होता है दोनों लोब्स को यहाँ पे अटैच करता है सेंटर में इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ये जो आपको ग्रे ग्रे सा आगे यूं करके स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये थायराइड पड़ा हुआ बटरफ्लाई, ठीक है। एक ये लोब है, एक ये लोब है, और सेंटर में जो बिल्कुल उसके आगे है ट्रेकिया के आगे वो एस्थमस है, जहाँ पे दोनों हमारे लोब्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी तो हम लोगों ने रीजनल शुरू नहीं की है, इमेजेस देखना शुरू नहीं किए हैं, मैं इमेजेस साथ साथ डिफाइन करूंगी, प्लीज इमेजेस को गौर से देखना, बार बार पूछना, क्योंकि मैं स्पॉटिंग भी लेती होती हूँ इमेज की। ये इमेज आपको दिखा दूंगी, अब बताओ ये क्या चीज़ है, तो आप मुझे बताओगे ये पीछे ट्रेकिया है, ब्लैक कलर का है, एयर है इसके अंदर, ये आपको ऊपर जो है वो थायराइड नजर आ रहा है, ठीक है। थायराइड का एक लोब ये गोल सा, एक ये, और दोनों जो है वो अटैच हो रहे हैं अस्थमस, यहाँ इसको ट्रेकिया के बिल्कुल सामने, जिसको कहते हैं अस्थमस। बात समझ आ गई, ठीक है। Yes. इमेजेस अभी जब हम पढ़ेंगे ना आगे, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए उनको अच्छे से देखना है, इमेजेस आपको पता होने चाहिए कि इमेज किस तरह का होता है अल्ट्रासाउंड का, तो स्पॉटिंग पर्पस के लिए। तो अच्छा, हम देख रहे थे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, ये देखो ये होमोजीनियस है, एक जैसी एक्वस इसमें से आ रही है, और ये हेट्रोजीनियस है, कहीं से हमें जो है वो ब्राइट एक्वस मिल रही है, कहीं से हमें एनेक्विक एक्वस मिल रही है, कहीं से हमें ग्रे एक्वस मिल रही है, तो ये हेट्रोजीनियस था हमारे पास ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया, ठीक है। दो पैटर्न हमने पढ़ लिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देन हमारे पास लोकेशन है। लोकेशन, कोई भी चीज़ को हम लोगों ने लोकेट करना है, कोई भी मैस अगर नजर आया तो वो मैस किस जगह पे हमें पड़ा हुआ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मैस इज इन द राइट, अब देखो हमें कुछ लोब्स होते हैं, कुछ हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, हमने उस लिहाज से उस रीजन को या फिर उस एरिया को हमने लोकेट करना होता है। ये एग्जाम्पल दी हुई है, कोई मैस था, द मैस इज इन द राइट पोस्टीरियर लोब ऑफ द लिवर एडजेसेंट टू द राइट रीनल सुपीरियर पोल। लोकेशन कितनी अच्छी सी बता दी ना उसने,
इस सेगमेंट के अंदर है, इस लोब के अंदर है, एडजेसेंट है किसके अंदर, किसके साथ, राइट रीनल सुपीरियर लोब के। ठीक, इसी तरह अगर हम ब्रेस्ट का करते हैं तो ब्रेस्ट का एक्चुअली हम लोग जब भी रिपोर्ट करते हैं ना तो उसको क्लॉकवाइज डिवाइड करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे मार्कर नहीं है, वरना मैं आपको बताऊं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल, चलिए 1 मिनट मैं बाय पूछती हूँ अगर है मार्कर। क्लियर है बोर्ड? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ब्रेस्ट का जो है वो स्कैन किया, ठीक है। अब हम लोगों ने ना इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है। ब्रेस्ट की इमेजिंग के लिए जब भी हम अल्ट्रासाउंड करेंगे उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, ये इसकी मीडियन लाइन है, आप समझ लो कि ये इसका मीडियन साइड है, ये लेटरल साइड है। ठीक, तो लोब को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दिस इज द अपर मीडियल लोब, दिस इज द अपर लेटरल लोब, दिस इज द लोअर मीडियल लोब, दिस इज द लोअर लेटरल लोब। ये लोब्स के नाम हो गए, 4 लोब्स में डिवाइड कर लिया। अब हम लोगों ने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है। अब फॉर एग्जांपल एक लीजन हमें जो है वो यहाँ करके मिल रहा है, ठीक है। आपने स्कैन किया, इस जगह पे हमें एक लीजन मिल रहा है, तो अब आप इसको रिपोर्ट कैसे करोगे? अ लीजन इज फाउंड इन द अपर लेटरल क्वाड्रेंट एट 2 o'clock। एग्जैक्ट लोकेशन बता दी हमने, ठीक है। तो Yes, जब ma'am. भी ब्रेस्ट के लीजन को हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करना है तो वो उसकी लोकेशन हमने क्वाड्रेंट और उसके जो क्लॉकवाइज जो है ना उससे रोटेट करना है। अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई लीजन, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, कौन बताएगा मुझे? मोहम्मद मुबीन, Lower medial. मोहम्मद Lower मुबीन, medial. सिर्फ मोहम्मद यस मुबीन मैम। बोले। आप यस बताओ मैम। कि ये लीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई ना बोले, इसको डिफाइन करो, ये लीजन कहाँ पे पड़ा हुआ है, रिपोर्ट करो। मैम ये लोअर मीडियल क्वाड्रेंट और पोजीशन 6 पे पड़ा हुआ है। ये 6 है, 6 तो ये होता है। ये मैम ये 8 है, वो मैम वो 6 लग रहा है, 8 है ये। आपको तो क्लॉक मेरी अगर समझ नहीं आ रही है, क्लॉक वाइज देख लो ना, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं। नहीं मैम वो ना 6 वो इनके साथ वो ऐसे लगता है 8 6 जैसे लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। बस ये आपने याद रखना है कि आपको जब क्लॉकवाइज जब आप देख रहे हो ना कि आपको नंबर पता है 1 का होता है 2 का होता है, आपने क्वाड्रेंट बता दिया, ठीक है। आपने क्वाड्रेंट बताने के बाद आपने इसको लोकेट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट Yes. इज द जरवा गोहर। अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। जरवा, आप मुझे बताओ कि लीजन यहाँ पड़ा हुआ है। मैम ये लो लेटरल क्वाड्रेंट में है और 5 के करीब है, 5 में है। ये तो आपने मेरी वर्डिंग में बता दिया, अब आप रिपोर्ट करोगे तो किस तरह लिखोगे? प्रॉपर अच्छी सी वर्डिंग यूज किया करो। अ लीजन इज फाउंड इन द लोअर लेटरल क्वाड्रेंट एट 5 o'clock। सिंपल, ठीक है। Okay. अच्छा, और कौन मुझे बताएगा, कौन बताएगा? मेरे पास खुल नहीं रहा। इरम साबिर, unmute yourself. Iram, can you hear me? इरम लगता है लेक्चर लगा के जो है ना सोई हुई है। मरियम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन बोला? इरम है क्या? हाँ, मरियम मरियम आरिफ। आरिफ। मरियम आरिफ, कैन यू हेयर मी? यस मैम। Okay, define this lesion. A lesion is found in upper medial lobe at 10 o'clock. Not lobe, this is quadrant. Okay. Oh, sorry, sir. Okay.
अकबर अब्बास, अकबर अब्बास, अनम्यूट योरसेल्फ। नो रिस्पॉन्स। कुछ बच्चे मैं इसीलिए भी चेक कर रही हूँ कि वो वीडियो अपनी लेक्चर लगा के सोए में कुछ नहीं सुन रहे वो। चलो अच्छा हो गया, थायराइड हो गया। उसके हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे अभी, हम लोगों ने इसका पैटर्न पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग लोकेशन पढ़ ली है। लोकेशन हम लोगों ने हर चीज़ की उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करनी है कि अगर ब्रेस्ट का कर रहे हैं तो इस तरह का कर रहे हैं, लिवर का कर रहे हैं तो उसके अंदर सेगमेंट्स हैं, 8 सेगमेंट्स होते हैं। वो जब हम लिवर स्कैन करेंगे ना तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 8 सेगमेंट्स होते हैं और कौन सा सेगमेंट किस जगह पे नजर आता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर के पास कौन सा लोब होता है, और 2 लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब लिवर के, और 8 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा सेगमेंट किस जगह पे होता है। तो अगर इस सेगमेंट के अंदर कोई लीजन या कोई चीज नजर आ रही है, आपने किस तरह उस चीज को डिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद साइज, शेप या नंबर। साइज उसका बताना है, आपने मेजर कर लिया, आपके पास कैलिपर होता है अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर, आपने वो ऑन किया। फॉर एग्जांपल ये एक लीजन था बड़ा सा, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो अब हम उसके 2 डायमेंशंस में उसका साइज लेते होते हैं, ठीक है। कैसे, हमने कर्सर ऑन किया, कर्सर को एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, उसने उसका ये डिस्टेंस बता दिया। फिर हमने एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, उसने ये वाला डिस्टेंस बता दिया उसको, ठीक है। 2 डिस्टेंस हमेशा जब भी लेते हैं हम 2 डिस्टेंस लेते हैं उसके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी शेप बता देनी है कि वो राउंड है, वो इररेगुलर है, ठीक है, वो किस तरह का है, वो उसका शेप बता दी। फिर नंबर बता दिया कि अगर 2 लीजन्स पड़े हुए हैं, 1 इज स्मॉलर, अगर इस क्वाड्रेंट को अब हम डिफाइन करें, ठीक है, तो बताओ किस तरह डिफाइन करोगे। स्ट्रक्चर में अभी आपको क्लियर करती हूँ, और सब होश में रहना, अभी मैं किसी का भी नाम ले लूंगी। सब सोए हुए हैं लगता है, सुबह सुबह सैरी करके ना सब सो जाते हैं। प्रॉपर मुझे अच्छा सा डिफाइन करके बताना है, ठीक है। पहले मैं आपको ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अब मुझे कोई अब तक जो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है हमें ना, सब चीज़ों को डिफाइन करते हुए मुझे रिपोर्ट करना है। ये वाला था मैम, मुझे ये क्लियर नजर नहीं आ रहा कि आप क्या लिख रही हैं। क्लियर नजर नहीं आ रहा मुझे। मार्कर ही ऐसा मिला है ना, वो मैं कल से मार्कर अपना लेके आऊंगी, ठीक है। मार्कर ही ऐसा मिला जो चल ही नहीं रहा। अच्छा चलो, मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल सा बनाया है इस जगह पे, ठीक है, और एक यहाँ पे एक लीजन बनाया और ये इसको मैंने कलर कर दिया ब्लैक सा, ठीक है। चलो अब मुझे बताएगा कौन, होश में रहना सारे। यूं यूं करते हैं, जिसका नाम आ गया माहम जुल्फिकार। यस मैम। चलो डिफाइन करो। आपने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड किया, ये इस तरह लीजन नजर आए हैं। Ma'am, there are the 2 masses are located in the lower lateral quadrant. Good. One is small and the other one is located at the 4 o'clock and other is located at 6 o'clock. Okay. When we talk about the shapes, one is smooth, smaller one, which is at the 4 o'clock is round, and the other one that is irregular in shape, and the larger one. Okay. और ये black है. That is the one that is at the 6 o'clock is hyperechoic, and the other one that is at the 4 o'clock. Black है. मैम एनोकोइक है, ठीक है। Okay मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। बस लास्ट में थोड़ा सा आपको ब्लैक और वाइट का पता होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा देख लिया करो, जब भी बोलते हो काफी बच्चे जो है ना ब्लैक वाइट को बोल देते होते हैं। एनइक्विक ब्लैक है, हाइपर इक्विक वाइट है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं मैम। हाँ जी मैम, ये इरेगुलर जो रीजन है, ये इन बिटवीन 5 और 6 नहीं कहेंगे?
थोड़ी सी उधर हो गई है, ज़्यादा वो 6 पे ही है, मेनली तो 6 मैंने बनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल इस जगह पे। ओके मैम। ठीक है, अगर ठीक है क्वेश्चन अच्छा है कि इन केस अगर हम लोग को मिल जाए कि इन बिटवीन यहाँ पे है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पे नहीं है, इन दोनों के दरमियान है, तो आप उसको इसी तरह लिखोगे कि इट इज लोकेटेड इन बिटवीन 6 and 7। ओके ओके ओके। ठीक है, बाकी नंबर्स आपने बहुत अच्छे से बताए हैं। किससे मैंने पूछा था? माहम, मरियम जो भी थी, माहम से। माहम से। ठीक है, माहम आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उसके नंबर बता दिए, उसके एक्योजेनिसिटी बता दी, उसकी शेप्स बता दी कि इस तरह हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। अच्छा, सिस्ट वर्सेस सॉलिड्स क्या होते हैं वो भी मैंने सिंपल क्राइटेरिया सिस्ट का बता दिया, और सॉलिड का भी आपको उसके ऑपोजिट पता होने चाहिए। इंटरनल एकोस जिसके अंदर से नहीं आ रही हैं तो वो हमारे पास सिंपल सिस्ट है, बिल्कुल स्मूथ मार्जिन है, वो सिंपल सिस्ट है। ब्लैक है बिल्कुल एनएक्विक है, सिंपल सिस्ट है। पोस्टीरियर एनहांसमेंट है, वो सिंपल सिस्ट है। ऑपोजिट कर लो सारे इसके पॉइंट्स तो वो हमारे पास सॉलिड के आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स वर्सेस हेट्रोजीनियस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जो फ्लूइड फिल्ड भी होंगे और सॉलिड भी होंगे। हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं? जो हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं? डिफरेंट होंगे, मतलब वही कि मतलब सिस्टिक भी होंगे और वो सॉलिड भी। areas and internal echoes or solid heterogeneous masses are completely solid but may contain varying echogenicity levels. ओके, दोनों की बात समझ आ गई, हेट्रोजीनियस और कॉम्प्लेक्स भी। अब आज जो इम्पोर्टेंट है स्कैन प्लेन्स। अब आप लोगों ने रिपोर्टिंग तो कर ली, अब आप प्लेन्स, मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया होगा, ठीक है, कि जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, जो प्रोब होती है, हम लोग हाथ में प्रोब पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है, यस, मार्कर्स होते हैं, वो बॉडी पॉइंटर मार्कर होता है ना, वो उसको हम मार्कर हेड कहते होते हैं, या तो उसको पॉइंटर कहते हैं या मार्कर हेड कह देते हैं, कुछ भी कह लो। हर मशीन की जो है ना डिफरेंट होती हैं, कुछ जो मशीन है उसके ऊपर लाइट लगी होती है, किसी के ऊपर वो छोटा सा इस तरह करके लाइन सी लगी होगी, और डिफरेंट मशीन की डिफरेंट शेप्स होती हैं उसकी, ठीक है। तो वो पॉइंटर हेड हम लोगों ने किस साइड पे रखना है और राइट साइड पे। ठीक है, राइट मैं साइड पे। पूछती हूँ फिर बताना आप, ठीक, किस प्लेन के अंदर किस साइड पे रखना है। या तो अब हम लोग उसका सैजिटल व्यू करते हैं या ट्रांसवर्स व्यू करते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि अगर हमारे पास ये कार्टून बना दिया मैंने, ठीक है, ये हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट के आप साइड पे नजर आ रहा है ना, कैमरे से आउट तो नहीं हो गया, ये आप उसके साइड पे बैठे हुए, ये मशीन है उसकी, ठीक है, मॉनिटर नजर आ रहा है, ये आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपके हाथ में प्रोब है, ठीक। अब आपने स्कैन इस तरह करना है कि आप यूँ बैठे हुए हो, ये मेरी मशीन है, ये पेशेंट है, और इस हाथ से आप लोगों ने स्कैन करना है। उसके राइट साइड पे आपके पेशेंट होता है हमेशा जब भी, और लेफ्ट साइड पे आपकी मशीन होती है। अब आप लोगों ने अपने हाथ में ये प्रोब पकड़ लिया, ये मेरे हाथ में प्रोब है, या तो आप उसका क्या करोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करोगे, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्कैन, या फिर उसका एक्सियल स्कैन करोगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्कैन क्या करेगा, ये उसका सैजिटल व्यू बताएगा, ठीक है, और जो एक्सियल है वो उसके स्लाइसेस बताएगा, यूं, ठीक है। अगर आप ब्रेड लेते हो, ठीक है, आज घर जाके ना क्या करना है, अफ्तारी के टाइम मम्मा को कहना कि ब्रेड मंगाए, मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और उसके बाद उसका ना कबाब बना के खा लेना, ठीक। ब्रेड को अगर आप यूं रखो ना, पूरी ब्रेड, उसके अंदर आप लोगों ने स्लाइसेस देखे होंगे, स्लाइस होते हैं ब्रेड के, ठीक, वो स्लाइस आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि अब हम लोगों ने जब भी किसी इमेज लेना है ना, वो स्लाइस, वो पूरी ब्रेड समझो कि वो पेशेंट है, ठीक है। अगर आप 2 ब्रेड्स लेते हो, ठीक, एक ब्रेड को इस तरह ले लो, और एक ब्रेड को अगर आप यूं यूं कट कर लो लंबे लंबे तरीके, ठीक है, ये इस तरह मिलती तो नहीं है, यूं स्लाइसेस में मिलती है वैसे तो, अगर आप यूं कट कर लो तो मैं सिर्फ समझाने के उस पर कह रही हूँ, ठीक, ये समझो पेशेंट है। अब हमारे पास ये प्रोब है, ठीक, अब हमने ये जो उसका ये ब्लैक है ना, ये इसका पॉइंटर है, ठीक है। तो जब भी हमने उसका लेटरल व्यू, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल व्यू करना है, सैजिटल व्यू करना है, तो पॉइंटर हेड शुड बी टुवर्ड्स द पेशेंट हेड, ठीक है। अगर हमने एक्सियल करना है तो पॉइंटर हेड शुड बी ऑन द पेशेंट, किस साइड पे होगा, राइट साइड पे, पेशेंट राइट के साइड, ठीक है, ये पेशेंट लेटा है ना, ये हमने 2 ही तरीकों से अल्ट्रासाउंड करना है, जब भी एक्सियल लेटरल, थोड़ा सा ऑर्थोगोनल कर सकते हैं, लेकिन यही हमारे रिस्ट की मूवमेंट यही होती है बस, हर जगह पे जब भी हम स्कैन करेंगे ये लेटरल एक्सियल। अब हम लोगों ने पहली बात ये कि अगर आप लोगों ने प्रोब सही पकड़ी है या गलत पकड़ी है, तो उसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, नंबर 1, आप प्रोब पकड़ो, यहाँ रखिए और इसको मूव करो इस साइड पे,
तो आपकी स्क्रीन देखोगे आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, दैट मीन्स आपने सही पकड़ा है प्रोब। अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपकी जो है ना स्क्रीन मूव कर रही है, आपने अपना प्रोब गलत पकड़ा। ठीक, ये एक प्रोब पकड़ने का एक ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा स्क्रीन के ऊपर ना यहाँ पे अब आप मॉनिटर के ऊपर देखोगे टी लिखा होता है, एक टी जो टेल होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर स्क्रीन के टेल इस तरफ है ना तो आपने प्रोब को यूं ही पकड़ना है, ये टेल ये है, ये हेड है इसका। ठीक है, तो प्रॉपर सही पकड़ा हुआ है। समटाइम्स मशीन के ऊपर एक बटन ऐसा लगा होता है जिसको हम कहते हैं फ्लिप, जिस तरह हम अपनी पिक्चर को फ्लिप कर लेते हैं ना इधर राइट से लेफ्ट राइट पे, Yes, तो वो ma'am. फ्लिप आपने देखना है कि फ्लिप तो नहीं हुई मशीन, टी इस साइड पे ही होना चाहिए। तब आप लोग ये वाला जो हेड है वो राइट साइड पे रखोगे और लेटरल के ऊपर हमारा इस तरह रखोगे। अगर टी उस तरफ होगा तो अब आपका ये पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी। फिर अब आप इस तरफ रखोगे अपना पॉइंटर हेड एक्सियल में और इस तरफ रखोगे अपना पॉइंटर हेड लेटरल में। बट जो स्टैंडर्ड है वो टी इस साइड पे ही होना चाहिए और ये हमारा जो पॉइंटर हेड है वो एक्सियल में राइट साइड पे और लेटरल में टुवर्ड्स द पेशेंट हेड होना चाहिए। ये हो गई आपकी प्रोब पकड़ने की डायरेक्शन। अब आ जाओ एक्सियल के अंदर। अब आपको इमेजेस की एनाटॉमी जो है ना वो किस तरह पढ़नी है। आपको पता है ना जब स्टैटिक इमेजेस होते हैं वो आपने यूं सीधे सीधे खड़े होकर ये हेड है, ओ सॉरी ये हेड है, ये आपकी आर्म्स हैं, ये है, वो सामने एक इमेज ले लिया तो चीजें नजर आती हैं। जब आप स्लाइसेस में लेते हो ना, समझो ये पेशेंट है, ये ब्रेड की, जब आप ब्रेड को यूं 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 उसमें स्लाइसेस एक्सियल में काट रहे हो, एक स्लाइस नीचे से उठाओ, यहाँ सेंटर से इस जगह पे था ये, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया था पेशेंट का, यहाँ से एक स्लाइस को यूं उठा के सामने से देखोगे ना तो जो ऑर्गन्स इस तरह आपको स्लाइस के ऊपर नजर आ रहेंगे ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। बात की समझ आई है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये वाली बात दोबारा रिपीट करें। मैम जब कर दें एक्सियल स्लाइसेस जो है ना वो अब आपने एग्जांपल मैंने ब्रेड के इसीलिए दी है, ठीक है, कि अगर हमने फॉर एग्जांपल पूरा ब्रेड जो था वो उसका ये हेड है, ये उसके टेल है, घर जाके उसके साथ खेलना, ठीक, और उसके बाद फिर मार भी खाना फिर उसके बाद आप देखो कि ये अगर पेशेंट है तो पेशेंट के अगर आपने सेंटर से कहीं से कोई ये वाला स्लाइस देख रहे हो, इमेज कर रहे हो, तो वो इमेज हमें अल्ट्रासाउंड पे किस तरह नजर आएगा। ये स्लाइस अगर हम यहाँ से पेशेंट का निकालते हैं, एक स्लाइस निकाल के जिस तरह ब्रेड निकालिए, निकाल के यूं निकालिए और यूं फिर हम देखते हैं ब्रेड को जिस तरह स्क्वायर में ब्रेड होती है यूं, ठीक है, यूं निकाला पीस और यूं करके फिर देख रहे हैं जो स्क्वायर में हमें नजर आ रही है। इसी तरह हम लोगों ने इसकी जो पेशेंट के अंदर से हमने जो स्लाइस लेना है ना एक्सियल स्लाइस के, उसको इमेज के यूं निकालेंगे और यूं करके देखेंगे तो जो चीजें हमें उस स्लाइसिस में, या फिर आप यूं कर लो इजी वर्डिंग में कि पेशेंट के आप हेड जो पाँव वाली साइड है ना उस पर आप लोग खड़े हो कि आपको स्क्रीन पर जो चीजें नजर आ रही हैं आप समझो कि आप पेशेंट को अपने पाँव वाली साइड से यूं कट करना शुरू कर दिया, कट 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 करके जो आप यूं करके देख रहे हो ना बिल्कुल उसके स्लाइसेस उसके कट सेक्शन के अंदर, वो हमें इमेज पे वैसी चीज नजर आएगी। क्लियर है ये बात? बड़े अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है। फिर नहीं समझ आई तो पूछो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम नहीं समझ आए। ठीक है, एक्सियल स्लाइसेस यूं है कि आप पेशेंट के पाँव वाली साइड पे खड़े हो और उसको यूं सेक्शंस में कट कर दो और उस लेवल के ऊपर जो हमें चीजें नजर आ रही तो वो कट सेक्शन में हमें उस तरह स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्कैन जब हम लोगों ने करना है तो हमारी ये प्रोब की पोजीशन होगी और हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर कैसे आएगा। पहले इसमें आप लोग उसकी पाँव वाली साइड पे खड़े होकर देख रहे थे कट सेक्शन, अब आप उसके साइड पे खड़े होकर कट सेक्शन देख रहे हो, ठीक है। वो चीजें जब आप साइड पे खड़े हो दैट मीन्स आप स्क्रीन पे उस तरह की चीजें देख रहे हो कि अगर आप पेशेंट के साइड पे खड़े हुए हो, ठीक है, दैट मीन्स कि जो अगर आप साइड से देखो तो ये जो उसका हेड वाली साइड की चीजें हैं ना वो हमारे पेशेंट स्क्रीन के राइट साइड पे नजर आएंगी, ठीक है। तो जो हमारी इधर फुट वाली साइड की चीजें हैं वो पूरा स्लाइस उठाओ इस तरह करके और उसको यूं कर दो स्लाइस को, ठीक है। तो जो स्क्रीन के इस तरफ सारी चीजें नजर आ रही होंगी वो पेशेंट का हेड साइड होगा, जो इस तरफ सारी चीजें नजर आएंगी वो पेशेंट का टेल साइड, ठीक है। तो ये सैजिटल और ट्रांसवर्स में भी यही चीजें बताई हुई हैं, लेफ्ट और राइट साइड की। ट्रांसड्यूसर ओरिएंटेशन आपको बता दिए बड़े अच्छे से। फिर समझ नहीं आई तो पूछो। आगे समझ कि एक्सियल के अंदर हम लोग को इमेज कैसा स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। एक्सियल के ऊपर जो उसका यूं करके स्लाइस उठाएंगे ना तो पेशेंट का जो राइट साइड होगा वो स्क्रीन पे भी राइट साइड पे ही नजर आएगा, जो पेशेंट का लेफ्ट साइड होगा वो स्क्रीन पे भी इस तरफ लेफ्ट साइड पे नजर आएगा,
यस ठीक है? मैम। इस तरफ नजर आएगा पेशेंट का लेफ्ट साइड, इस तरफ नजर आएगा पेशेंट का राइट साइड। कि हम यहाँ से पूरी वो स्लाइस उठाएंगे और यूं देखते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कर रहे हैं, हमने प्रो व्यू रखी है, तो हमें स्क्रीन पे इमेजेस इस तरह नजर आएंगे। हमने स्लाइस उठाया और उसको यूं कर दिया यहाँ पे, तो जो हेड साइड वाली चीजें हैं वो राइट इस तरफ नजर आएंगी, फुट साइड वाली चीजें हैं वो जो इस तरफ नजर आएंगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज की बात समझ आ गई। आज हमने पढ़े थे रिपोर्ट फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कैसे हम प्रोब को पकड़ेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर होगा, आप समझ लो अब तक की सारी समरी। ठीक, फिर उसके बाद हम रीजन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। ये कि मैं अब आपको उनके लेक्चर्स आप लोगों को ना लिंक आपको ईमेल कर देती होती हूँ। तो पहले अभी बच्चे एड ड्रॉप हो रहे थे, आज एड ड्रॉप का लास्ट डे है मेरा ख्याल। तो एड ड्रॉप जब खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों की ना लिंक LMS पर डाल दिया करूँगी, जैसे बाकी टीचर्स आप लोग क्या करते हैं LMS के ऊपर ना, कि हर दफ़ा आपको ईमेल नहीं आएगी। आपने बस इस टाइम की आपको पता है कि सेकंड स्लॉट है आपका फ्राइडे और ट्यूसडे, आपने थर्ड स्लॉट है सॉरी, तो आपने आके थर्ड स्लॉट जब जैसे ही स्टार्ट होता है मान लिंक होगी, आपने हर दफ़ा लिंक को ओपन करना है, आपका क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। ओके, इन केस मैं अगर नहीं वहाँ पे देती हूँ तो आपको ईमेल आ जाएगी। अगर ईमेल नहीं आई है तो वहाँ पर लिंक्स देख लेना, वहाँ पे उसको क्लिक करना और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। मेरी बातों की समझ आती है? यस आ यस रही है मैम। मैम। यस मैम। हाँ जी, यस आ मैम। रही आप है मैम। ये बार बार मैं बताती हूँ कि अगर नहीं समझ आता पूछ लिया करो। कुछ मैं मेन अपनी वर्डिंग्स में भी चीज़ें हमने इस तरह, अगर इस तरह समझोगे ना तो वो जहन में रहती हैं बातें। मेडिकल को मेडिकल की तरह ही देखते रहोगे तो बड़ी मुश्किल होती है समझनी, और बच्चा फिर वो सिर्फ रट्टा ही मैम मारता है। मैम पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू देते हैं। क्या चीज़? पूरा लेक्चर जो पढ़ाया है उसका एक दफा ओवरव्यू दे दें सारा। अभी वाला लेक्चर? जी मैम। अरे बच्चे आप सोए हुए थे पूरी क्लास में। मेरा रोजे के अंदर नहीं आप मैम, मैं जाग रहा था, लेकिन फिर भी जब आप ये चलो बताएं। अच्छा, चलो मैं करती हूँ। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या किया था? आज हम लोगों ने रिपोर्ट फीचर्स पढ़े थे। जब भी हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है किसी भी ऑर्गन का, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो जहन में हमारे होने चाहिए कि ये पॉइंट्स को हमने देखना है। नंबर 1 उसकी एकोजेनिसिटी, कि आया वो जो स्ट्रक्चर राइट है, उसको हम कैसे एकोजेनिसिटी को टाइप्स में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वो हाइपर इक्वेक होगा वाइट, या वो हाइपो इक्वेक होगा ग्रे, या एन इक्वेक होगा ब्लैक, या आइसो जो कि सेम, जो कि हम पहले पढ़ लिया। ये हो गया एकोजेनिसिटी। नंबर 1 जब भी हम ऑर्गन्स की अल्ट्रासाउंड करेंगे, नंबर 1 हमने उसकी एकोजेनिसिटी देखनी है। नंबर 2 उसका पैटर्न देखना है। ठीक है, नंबर 3 उसका टेक्सचर देखना है। टेक्सचर या तो फाइन होगा या तो कोर्स होगा। हम लोग अपनी वर्डिंग में तो कहते हैं नॉर्मल टेक्सचर है, ठीक है, और ये अजीब सा टेक्सचर है, तो वो जो अल्ट्रासोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजी में यूज होता है वो फाइन या कोर्स। ठीक है, फिर इसी तरह पैटर्न देखते हैं, तो पैटर्न कैसा होता है? या तो होमोजीनियस होता है एक जैसा, या फिर हेट्रोजीनियस होता है। अब जब भी हम रिपोर्ट लिखेंगे हम ये नहीं लिखेंगे पैटर्न बड़ा एक जैसा, ये तो हम अपनी वर्डिंग। सोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजी क्या है? होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है। ठीक, फिर उसके बाद हमें कोई चीज नजर आ रही है तो उसको हमने लोकेट करना है। दिस लीजन या कोई भी हम लोग को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, दिस सेगमेंट, दिस एरिया, वो हमने एरिया को उस अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन कर दिया। ठीक, फिर उसकी एकोजेनिसिटी बता दी, उसका क्राइटेरिया हमने बता दिया, सिस्टिक का कैसा होता है, सॉलिड का कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स का कैसा होता है। राइट, क्राइटेरिया बता दिया, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी लोकेशन बता दी, एंड देन उसका शेप बता दी कि दिस लीजन इज इररेगुलर, दिस लीजन इज राउंड, द मार्जिन्स आर राउंड, द मार्जिन्स आर इररेगुलर। ठीक है, ये हमने उसकी शेप बता दी, साइज बता दिया, शेप बता दी, एंड देन उसके हम लोगों ने नंबर बता दिया कि आया वो एक ही रीजन था या एक से ज़्यादा था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने कुछ ओरिएंटेशंस देखी हैं कि हमने जब भी स्कैन करना है तो हमारी क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रोब को कैसे पकड़ना है लेटरल के अंदर, जो जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे तो जो हमारा मार्कर हेड है जो प्रोब के ऊपर लिखा बना होता है वो पेशेंट के हेड साइड पे होता है, और जो हमारा उसका टेल साइड होती है वो पेशेंट के पाँव वाली साइड पे होती है, यूँ रखते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है। अगर आप एक्सियल स्कैन करेंगे तो एक्सियल स्कैन के अंदर जो हमारा पॉइंटर है वो टुवर्ड्स द पेशेंट राइट साइड होना चाहिए। ठीक, ये हमारी प्रोब की ओरिएंटेशन है। इमेज की कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी है कि अगर हम एक्सियल लेते हैं तो वो स्लाइसिस हम कट करते हैं और इस तरह का व्यू नजर आता है जैसे आप पाँव वाली साइड पे खड़े हो और पेशेंट को हम कट करके देख रहे हैं सेंटर से। ठीक है,
और अगर हम लोग उसका लेटरल या सैजिटल व्यू कर रहे हैं तो वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है ना पेशेंट को, तो वो हम इस स्लाइस को उठा के जिस लेवल पे इस लेवल पे कर रहे हैं, इस लेवल पे कर रहे हैं, इस लेवल पे कर रहे हैं, तो वो वाला स्लाइस उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो जो पेशेंट के इस साइड पे स्क्रीन के इस साइड पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वो पेशेंट के हेड है, क्योंकि हमने यूं उठाया है और यूं रखा है, ठीक है। तो वो हेड साइड वाले जितने स्ट्रक्चर्स हैं हमें इस साइड पे नजर आएंगे और जो टेल वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो इस साइड पे नजर आएंगे, ठीक है। ये लास्ट की स्लाइड्स में ये चीजें थी, क्लियर है अभी तक? यस मैम। यस मैम। आप करें एंड या कोई और क्वेश्चन है? मैम मुझे बस ये पूछना है कि जो हम लोगों ने अभी तक फीचर्स पढ़े हैं वो हम लोगों ने मतलब जरा बताने हैं कि आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लाइक 7 जो फीचर्स हमने बताए हैं पीछे हो सकते हैं, ये जरूरी तो नहीं है आप स्कैन चलें करोगे। ठीक। ये तो आपको वो मैं बता रही हूँ कि ये जब भी आप रिपोर्ट करोगे ये चीजें देखनी है आपने। आपने लकीर के फकीर नहीं बनना कि मैम ने ऐसे बताया था कि पहले एक्विजेनिसिटी देखनी है तो मैंने पहले वही देखनी है, मैंने नहीं और कुछ देखना, ठीक है। तो वो तो यस एक मैम। आप जब बैठोगे तो आपका अपना लेवल खुद ही क्रिएट हो जाएगा। आप सबसे पहले ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो तो बस जो चीजें देखनी है वो ये होनी चाहिए, ठीक है मैम जी। मैम लाइबा इब्रार है एक लड़की, उसका एनाटमी के साथ रीजनल का क्लैश आ रहा था, तो कह रही थी कि आज की मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो अटेंडेंस का क्या देना? अटेंडेंस तो बेटा इस तरह नहीं लगेगी, जो जिसने किया है उसी की होगी अटेंडेंस का, तो वो तो होगा नहीं है कि मैं इसी तरह किसी की लगा लूँ। लेकिन वो क्लास उसका क्लियर कर ले, अगर तो वो मेरी क्लास लेगी तो वो फिर वो दूसरा ड्रॉप कर ले, अगर वो ले रही है तो फिर मेरा ड्रॉप कर ले, इस तरह तो क्लास फिर चलता रहेगा ना उसका। तो वो देख ले अपना क्लास क्लियर कर ले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ना एक इशू चल रहा है और मैं आउट ऑफ स्टेशन बैठा हुआ हूँ। वो ये कि मुझे ना एक कोर्स शो नहीं हो रहा। मैंने 2-3 दफ़ा मेल की है मिस रामीन को भी, अफनान भाई को भी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। अगर काइंडली आप यहाँ पे हैं यूएमटी में तो काइंडली उनसे कह दें कि इस बच्चे का इशू आ रहा है, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी का सेक्शन नहीं शो हो रहा है इसे, तो आज एड्रो का कोई डेट है? ऑफर ही नहीं हो रही है, पढ़ ही नहीं रहा कोई पढ़ा ही नहीं रहा बेटा। अच्छा कोई नहीं ऑफर हो रही? नहीं ऑफर ही नहीं हो रही, कोई भी नहीं, कोई पढ़ा ही नहीं रहा टीचर। ठीक है चलें फिर। मुझे यही कंफर्म करना था ना, मैं पिछले 3 दिन से मैं उसको कर रहा हूँ मेल, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो अब आपने मुझे बता दिया तो अब मैं लास्ट उसकी टाइम भी मेरे साथ क्लासेस ली थी, लेकिन आप बीच क्लासेस में ड्यू टू नेटवर्क इशू आपने क्लासेस ड्रॉप कर दी थी, राइट? वही है ना? जी मैम, जी वही मैम। ठीक है, आपका नेट का कोई इशू था, आप आउट ऑफ स्टेशन। आप जो है ना क्लासेस साथ के साथ लेनी है सारी, जिस तरह भी आपने मैनेज करना है अपने नेट को, तो क्लासेस इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ ठीक है, और सिटी ऑफर नहीं हो रहा तो इस वजह से आप देख लो। लेकिन किसी बच्चों के अगर वो ईमेल्स नहीं आ पा रही हैं जो उस क्लास में है, तो वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो वो अपना देख और दूसरा मैम ये इशू है कि मैं जो है ना, जो रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग का, मैं मेडिकल इमेजिंग का जो सेक्शन है ना मिस कुरत का, उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे, मुझे दोबारा ऐड कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट वाले में डी। और चल रहा है, जरा 2-3 दिन देख लो, अगर फिर भी नहीं होता, क्योंकि आज लास्ट डे है मेरा ख्याल एड्रॉप का, फिर भी अगर लास्ट नहीं डे है मैम। फिर आप देख लीजिएगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, 3 दफा मैंने ड्रॉप किया है और 3 दफा दोबारा उन्होंने मुझे उसी सेक्शन में ऐड किया। फिर सेक्शन 1 होगा ना बेटा? नहीं, मिस कुरत पढ़ा रही है ना, फिजियो के डॉक्टर मिस मैमूना है और मिस महीन शाद हैं जो पढ़ा रही रेडियोलॉजी, और मेडिकल इमेजिंग वाले बच्चों को पढ़ा रही है मिस कुरत। एफ सेक्शन में मैंने ऐड किया था, उन्होंने फिर मुझे उठा के जो डी सेक्शन में डाल दिया। अच्छा, फिर ये आप या तो ईमेल कर लो अपने अफनान को, उसको सारी डिटेल बता दो इस तरह, ठीक है। ये आप इश्यूज यहाँ मैंने मेल की है लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं आया, बात ये है। तो अभी आप कौन से सेक्शन में हो? अभी भी मैं डी सेक्शन में रेडियोलॉजी के, मैंने 2-3 दफा मैंने जो है ना ड्रॉप किया है डी सेक्शन से एफ ब्लॉक में जाना चाहे, फिर मुझे जो मैसेज आता है जो फुल लो, इस वजह से आपको ना उसमें कर रहे हो, 100+ हो गए हो बच्चे जी उसमें। जी मुझे रिस्पांस तो आना चाहिए ना मैम के कैपेसिटी फुल है, आप वहाँ पे एडजस्ट कर लें, तो फिर अगर मुझे भी वो भी देखो, अगर वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है डी वाला, तो वो भी ऑब्वियसली टीचर अच्छा ही होगा ना, वो भी आपको वो पढ़ा रहा होगा।
इसीलिए उसको सब्जेक्ट टीचर अच्छे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे लिटरली कोई इशू नहीं। मैंने महीन शाद का लेक्चर लिया, लेकिन बात ये है कि कल को मुझे ये ना कह दें कि आपका सेक्शन तो मेडिकल इंजीनियरिंग वालों का था, आप इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं, मेरा नाम ना आए। सेक्शन में क्या चीज़ हम लोग किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो जब अभी क्योंकि वो इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसमें डीपीडी वाले बच्चे भी होते हैं, एमआई वाले बच्चे भी होते हैं, सारे होते हैं। सिर्फ वो एमआई तो उनकी डीपीडी वाली भी हो सकती है या एमआई वाली भी हो सकती है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब आप अपने सब्जेक्ट्स वाले पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो फिर आपके फील्ड रिलेटेड टीचर ही आपको पढ़ाते हैं। जिस तरह ये वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फील्ड वाले पर, लेकिन वो सब्जेक्ट सब पढ़ रहे हैं तो उसके कोई भी टीचर हो सकती है, फिजियो वाली भी हो सकती है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है जी मैम, जी मैम, ठीक है, चलो ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।